हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम यहाँ पे पाइथन के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। एंड ये जो है मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, मतलब सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं जैसे पाइथन किसने बनाया था, पाइथन के सिंटेक्स के बारे में एंड पाइथन की जो एप्लीकेशंस हैं, फीचर्स हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, कुछ वेरिएबल के क्वेश्चन भी लिए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से, जैसे वेरिएबल के बाद हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे, फिर लिस्ट, टपल, इन सब के ऊपर क्वेश्चन एक एक करके सीक्वेंस में मैं लेके आऊँगा। तो अभी मैं ज़्यादा कोडिंग वाइज क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सीरीज़ को जब फॉलो करते रहेंगे तो कोडिंग का लेवल हम चेंज करते जाएंगे। ओके, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ में बनाते जाऊँगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिंटेक्स ऑफ पाइथन। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें आंसर देना है। जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब करता है पाइथन के सिंटेक्स को। तो पहला ऑप्शन है, इट यूजेस सेमीकोलन टू टर्मिनेट स्टेटमेंट। बट पाइथन के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे आइडल ओपन कर लूँ, ठीक है, ये पाइथन का हमने शेल ओपन कर लिया। अब आपको पता है कि पाइथन में हमें सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, हमने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, ए को प्रिंट करवा दिया। तो पाइथन में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। नेक्स्ट है, इट यूजेस इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन हम करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई बॉडी बनाते हो, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, फॉर लूप बनाया, इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट बनाया, तो वहाँ पे आप उसकी बॉडी के लिए इंडेंटेशन करते हो, मतलब स्पेस देते हो। ठीक है, बट जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं सी प्लस प्लस, उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इंडेंटेशन, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ब्लॉक को बनाते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, इट यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स मतलब जो हम ब्लॉक बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं किसी फंक्शन की, किसी भी तरीके की बॉडी हो सकती है, लूप की बॉडी हो सकती है, फंक्शन की, क्लास की बॉडी, तो वहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है। तो क्या यहाँ पे पाइथन में ब्लॉक के लिए, कोड ब्लॉक के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इंडेंटेशन का यूज़ होता है। कोड ब्लॉक के लिए एंगल ब्रैकेट्स का भी यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड वाला, इट यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फीचर ऑफ पाइथन एलोस कॉम्प्लेक्स टास्क टू बी परफॉर्म्ड विथ फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है, पाइथन को अलाउ करता है कि कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब बड़े बड़े जो टास्क हैं वो हम कम से कम लाइन में लिख देते हैं। इसमें से ऐसा ये कौन सा फीचर कहलाता है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी एक अलग चीज़ है, वो तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से तो हमें रीयूजेबिलिटी अचीव होती है एंड हाइडिंग अचीव होता है। ठीक है, सिक्योरिटी अचीव होती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो एक कोई भी आईडी होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, बट आईडीज चेंज करने से ऐसा नहीं है कि हमारा कोड कम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आईडीज में तो सेम कोड आप करते हो, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है आप विजुअल स्टूडियो में जो लिखोगे उतना ही कोड आपको दूसरे पाईचाम पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस फीचर को, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब टू दी पॉइंट हम यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाना है तो मैं केवल यहाँ पे प्रिंट से हेलो प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता है पाइथन में। तो इसलिए पाइथन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पाइथन को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहा जाता है। केवल जो टास्क आपको करना है वही आप परफॉर्म करते हो, बाकी आपको एडिशनल बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती हैं। जैसे अगर बात करें सी की, तो उसमें हमें एक सिंपल प्रिंट करवाना है, हेलो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले हेडर फाइल डालते हैं, फिर मेन फंक्शन बनाते हैं, फिर प्रिंटफ से प्रिंट करवाते हैं गेट सी एच, देन मेन फंक्शन क्लोज। जावा में भी इसी तरह आप क्लास बनानी पड़ती है आपको, बट यहाँ पे बड़े बड़े कोड के लिए सिंपल कम लाइंस में आपका टास्क कम लाइंस में आपके कोड में
टास्क आप परफॉर्म कर लेते हो। तो इस फीचर को कहा जाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ओके, आंसर इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। नेक्स्ट इज विच फीचर ऑफ पाइथन मेक इट सूटेबल फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो पाइथन से हम अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, वेब भी बना सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी ये काम आता है। तो पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, अलग अलग एरियाज़ में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा इसमें से ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कर पाते हैं, मतलब ग्राफिकल यूज़र एप्लीकेशंस बना पाते हैं। तो इसका आंसर है रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन तो किस काम के लिए होता है, जो भी अननेसेसरी मतलब जिसका यूज़ हो चुका हो जिन भी ऑब्जेक्ट्स का, तो उसको मेमोरी से फ्री करना। ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग एक अलग चीज़ है, मल्टी थ्रेडिंग भी एक अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। तो कोई भी तरीके की आपको कोडिंग करना है, वेब से रिलेटेड या कोई एमएल वगैरह का कोड करना है, तो सबके लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है तो पाइथन में हमें टिंकर दिया होता है। ठीक है, टिंकर में हमें काफ़ी सारे पैकेजेस, फंक्शंस ये सब दिए होते हैं, जिससे हम बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह इजीली बना पाते हैं। तो लाइब्रेरी का सपोर्ट जब तक नहीं होगा तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या कोई दूसरी तरीके की एप्लीकेशंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमें उसके लिए लाइब्रेरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? डी, रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। तो टिंकर हमें दिया रहता है जिसकी मदद से हम विंडोज़, बटन्स, लेबल्स ये सब बना पाते हैं। ओके, विच फीचर ऑफ पाइथन अलोज फॉर कोड रीयूज एंड क्रिएशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब ये फीचर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो फीचर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पाइथन का ऐसा कौन सा फीचर है जो कोड रीयूजेबिलिटी देता है या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने के लिए अलाउ करता है? तो यहाँ पे लिखा इजी टू लर्न एंड यूज़। पाइथन इजी होता है लर्न करना एंड यूज़ करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर लें। रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से हम रीयूजेबिलिटी अचीव करते हैं, सिक्योरिटी अचीव करते हैं एंड मॉड्यूलरिटी अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आईडी सपोर्ट। ठीक है, आईडी सपोर्ट से रीयूजेबिलिटी तो नहीं मिलती है। ठीक है, आईडी इज़ फॉर कोडिंग। ठीक है, वहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं आईडी के अंदर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक अलग कंसेप्ट हो गया। उसका काम है मेमोरी एलोकेट करना जब रिक्वायरमेंट हो, और जब रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए तो उस मेमोरी को डी एलोकेट करवाना, फ्री करना। ठीक है, एंड आईडी तो हम जहाँ पे कोडिंग करते हैं, जहाँ पे हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, वो होता है। बट उससे रीयूजेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट किस में आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है। What does it mean for Python to be an interpreted language? अब पाइथन क्या है? एक इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे कंपाइलर नहीं होता, इसमें इंटरप्रीटर होता है। तो कंपाइलर क्या करता है? सारे कोड को एक साथ रीड करता है, देन आफ्टर एक ऑब्जेक्ट फाइल वहाँ पे हमें तैयार करके देता है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में हमारा कोड पहले कंपाइल करके एक अलग से हमें फ़ाइल नहीं मिलती है। ठीक है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे इंटरप्रीटर दिया होता है जो हमारी एक एक लाइन को रीड करते जाता है। उसमें कुछ सिंटेक्स वगैरह मिस्टेक है तो वो हमें मैसेज देता है, नहीं है तो वहीं पे वो एग्जीक्यूट कर देता है कन्वर्ट करके। तो इसका आंसर रहेगा बी, एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन विथआउट प्रायर कंपाइलेशन। तो इसमें कोई पहले कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जावा में आपने देखा होगा, कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल आती है, फिर उसको जावा के इंटरप्रीटर से रन किया जाता है। पहले जावा सी कंपाइलर से उसको कंपाइल किया जाता है, फिर जावा इंटरप्रीटर से उसको रन किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका कंपाइलर वाला वर्क ख़त्म हो गया है। आपको एक अलग से फाइल नहीं मिलेगी कंपाइल्ड वाली। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लाइन बाय लाइन रीड होते जाएगा प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट होते जाएगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डायनामिक टाइपिंग फीचर। डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। डायनामिक टाइपिंग का मतलब होता है जिसमें हमें वेरिएबल का टाइप नहीं देना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू, या कोई दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं b इक्वल टू 50। अब मैंने b का कोई टाइप वगैरह नहीं बताया कि वो इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है। हमने इसमें वैल्यू डाल दी तो ये अपने आप उस टाइप का बन जाएगा जिस टाइप की हम वैल्यू इसमें पास करेंगे। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो b का टाइप अभी क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो डायनेमिक टाइप का मतलब ये होता है कि आपको डिक्लेरेशन इसमें नहीं करना पड़ता है, आपको इंटीजर फ्लोट इसमें डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। एंड इसमें आपने एक बार जो वैल्यू डाली तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने b के अंदर पहले 50 डाला, अब आप इसमें चाहो तो कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। एंड अब अगर मैं इसका टाइप देखूं, ठीक है, तो अब क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर पहले मैंने इंटीजर डाला, बाद में मैंने स्ट्रिंग डाला, तो ये यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है डायनामिक टाइपिंग फीचर में। बट स्टैटिक टाइपिंग फीचर, जैसे जावा में आपने कोई इंटीजर वेरिएबल बनाया तो उसमें आपको इंटीजर वैल्यू ही रखनी है थ्रू आउट दी प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि पहले आपने उसमें इंटीजर डाला, बाद में आपने उसको यूज़ कर लिया, फिर यूज़ करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ी कि आप स्ट्रिंग डाल दो, तो ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग देयर टाइप, डेटा टाइप। तो ये पहला आंसर सही है, वेरिएबल हम इसमें टाइप इसमें हमें नहीं बताना पड़ता। सेकंड ऑप्शन है द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो डेटा टाइप तो इसमें हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहले बी में क्या डाला था, इंटीजर डाला था, बाद में स्ट्रिंग डाला था, तो ये ऑप्शन गलत है। वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट बेस्ड ऑन दी कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी एक अलग ऑप्शन हो गया। द इंटरप्रीटर डायनामिकली चेक वेरिएबल एट रन टाइम। ठीक है, तो सबसे सही आंसर यहाँ पे ये रहेगा, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग देयर डेटा टाइप। ओके, सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पाइथन गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन का फीचर क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली फ्रीज अप मेमोरी व्हेन ऑब्जेक्ट आर नो लॉन्गर इन यूज़। तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन का काम क्या होता है, जब मेमोरी हमारी, जब कोई ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसको मेमोरी से फ्री कर देना। और ये ऑटोमेटिकली होता है पाइथन में, हमें अपने से फ्री नहीं करना पड़ता। गार्बेज कलेक्ट, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज मेमोरी वापस डी एलोकेट करने का काम होता है गार्बेज कलेक्टर के थ्रू, तो वो अपने आप होता है वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सेकंड को देखते हैं, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, हमें मैनुअली मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता, ये आंसर भी सही है, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अपने आप होता है, अपने आप मेमोरी मिलती है। एंड जब हमारा काफ़ी टाइम से वो ऑब्जेक्ट यूज़ में नहीं होता है तो उसको वो फ्री करने का काम भी अपने आप करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, बी। सी वाला है, इट रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेमोरी लीक। तो अपने आप, जब मेमोरी लीक क्या होता है, जब हम मेमोरी देते हैं, हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर दिया, बट हो सकता है हमने डी एलोकेट करना भूल गए, तो उस केस में मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आता है एंड अदर मेमोरी रिलेटेड एरर्स आती हैं। तो उस चीज़ का रिस्क भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें ये फीचर दिया हुआ है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन का। तो ये तीनों आंसर यहाँ पे सही हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दी एबो। ठीक है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर थे गुडो वॉन रोसम। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ब्रेंडन ईक थे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर। रॉबर्ट ग्रीसमर तो मुझे ध्यान नहीं है किसके डेवलपर हैं। बी आर निस्ट्रोस्ट्रप थे सी प्लस प्लस के। ओके, तो हमारा सही आंसर है गुडो वॉन रोसम। ओके, गुडो वॉन रोसम। वाई डिड गुडो वॉन रोसम चूज द नेम पाइथन फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इस लैंग्वेज का नाम है वो गुडो वॉन रोसम ने पाइथन क्यों रखा। तो इसका सही आंसर है बी वाला। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस कॉमेडी सीरीज कॉल्ड मोंटी
पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो उनको एक ये जो सीरीज़ थी मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ये कॉमेडी सीरीज़ थी, ये काफ़ी उनको पसंद थी, तो इन्हीं के नाम पे इसमें जो वर्ड दिया है पाइथन, तो इस सीरियल के नाम के अकॉर्डिंग इनने ये नाम दिया पाइथन। ठीक है, ये जो सीरीज़ थी कॉमेडी सीरीज़, तो इसमें ये जो नाम दिया है पाइथन, यहाँ से उनने ये नाम लिया है। ओके, तो इसका आंसर है बी। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस कॉमेडी सीरीज कॉल्ड मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। नेक्स्ट इज व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पाइथन मेक इट अ वर्सेटाइल लैंग्वेज यूज्ड इन वेरियस टेक्निकल फील्ड्स। वर्सेटाइल लैंग्वेज मतलब जो अलग अलग एरियाज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पाइथन को हम मशीन लर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, एआई में भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाता है लाइब्रेरी की मदद से। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, लाइब्रेरी क्योंकि होती है उसके लिए। हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, साइकिट, ठीक है, साइकिट लर्न, मैटप्लॉटलिब, ये सब हमें लाइब्रेरी दी होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इट्स एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें हमें काफ़ी वाइड लाइब्रेरी दी हुई है, काफ़ी सारे उसमें पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के कोड को करने का। तो बी आंसर सही रहेगा। ए वाला देखें तो इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईज़ ऑफ यूज़। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी से हमें वर्सेटिलिटी नहीं मिलती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हमें सिक्योरिटी मिलती है और रीयूजेबिलिटी मिलती है, बट वर्सेटाइल नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो अलग अलग फील्ड्स में यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट्स कंपेटिबिलिटी विथ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। वर्सेटाइल लैंग्वेज मतलब अलग अलग फील्ड्स में ये यूज़ कर पाते हैं, तो उसका रीज़न है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो आंसर इज एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। विच पाइथन फ्रेमवर्क इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग हेवी वेब एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सारे जो हैं फ्रेमवर्क के लिए होते हैं, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के लिए। तो यहाँ पे हमें कोई एक ही आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क कॉमनली यूज्ड डेवलपिंग, और यहाँ पे लिखा है हेवी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे, जो कॉमनली ज़्यादा पॉपुलर है वो है जेंगो। ठीक है, तो जेंगो ज़्यादा पॉपुलर है एंड स्पेशली फॉर हेवी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, एंड बाकी सब भी फ्रेमवर्क हैं, इसमें भी हम फ्लास्क, पिरामिड, बोटल में भी, इसमें भी हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, बट यहाँ पे हेवी वेब एप्लीकेशंस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे जेंगो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेंगो आज के टाइम पे पॉपुलर है, पॉपुलर फ्रेमवर्क, एंड हेवी वेब एप्लीकेशन भी इसमें हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जेंगो। विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन रन फ्रॉम कमांड लाइन और शेल। तो कमांड लाइन और शेल से जो हम चलाते हैं प्रोग्राम, वो कैसा एप्लीकेशन होता है, वो कंसोल बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कैसी होती है, जो सारा टेक्सचुअल फॉर्म में हमारा काम होता है। मतलब सीएमडी विंडो पे आपको टेक्स्ट दिखता है, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने नंबर डाला, एंटर सेकंड नंबर, नंबर डाला, फिर जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया, तो सारा काम जो है टेक्सचुअल फॉर्म में हो रहा है। तो वो हमारा कमांड बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, और उसको हम शेल से या कमांड लाइन से चला सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए तो आपको कोई ब्राउज़र चाहिए रहेगा आउटपुट देखने के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप रन तो कर सकते हो कमांड लाइन से। ठीक है, रन कर सकते हो डेफिनेटली, ये भी सही है, बट उसका जो आउटपुट आएगा ग्राफिकल आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर वैसे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हम ले सकते हैं, ज़्यादा परफेक्ट ये रहेगा। ठीक है, सी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। विच पाइथन लाइब्रेरीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड न्यूमरिक कंप्यूटिंग। अब इसमें से कौन सी लाइब्रेरीज जो हैं साइंटिफिक और न्यूमरिक कंप्यूटिंग में यूज़ होती हैं। जेंगो, फ्लास्क, पिरामिड होता है वेब एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, ये सब तो फ्रेमवर्क है लास्ट में जो लिखे हुए हैं, एंड ये वेब एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए। ओपन सीवी को हम यूज़ करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए। पिलो, ओपन सीवी, ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, जैसे
ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइज करना है। टिकइंटर, PyQt ये हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के लिए, तो उसके लिए होता है numpy, pandas, scipy, scikit-learn। तो ये पहला वाला आंसर इसमें सही रहेगा, numpy, pandas, scipy, scikit-learn। Which Python library is commonly used for developing desktop GUI application? डेस्कटॉप के लिए अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि डेस्कटॉप के लिए होता है टिकइंटर, ठीक है। ये लाइब्रेरी हमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स देती है, पैकेजेस देती है, ठीक है, जिसकी मदद से हम बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, विंडोज़ ये सब बना सकते हैं। जेंगो तो फ्रेमवर्क होता है एंड दिस इज़ फॉर वेब एप्लीकेशन। नम्पाई फॉर साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशन। मैटप्लॉट जो है, मैटप्लॉट भी यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने के लिए, ओके। विच पाइथन लाइब्रेरीज यूज्ड फॉर इमेज प्रोसेसिंग? तो ये हमारा ऊपर वाला आंसर सही था, टिकइंटर। एंड नीचे है इमेज प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? जैसा कि अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया, इमेज प्रोसेसिंग के लिए OpenCV को हम यूज़ करते हैं। OpenCV हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, इस तरीके की टास्क करने के लिए OpenCV को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा C, OpenCV। नेक्स्ट इज टू डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज ऑफ पाइथन वेयर शुड यू गो? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम एक्चुअली हमें बताना है, कहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड करोगे। तो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो होती है python.org, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे इस वेबसाइट पर अगर मैं जाऊँ तो python.org इज़ अ पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी, python.org, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चेकिंग द एड पाथ चेकबॉक्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? अब पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हो तो हमें एक चेकबॉक्स वहाँ पे मिलता है जिसके आगे लिखा रहता है एड पाथ। तो वो चेकबॉक्स पे आप टिक क्यों लगाते हो, ठीक है, क्या उसका पर्पस है? ये हमें टिक लगाना चाहिए। जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो एड पाथ पे आपको टिक कर देना है, तो उससे क्या होगा, उसका जो पाथ है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम CMD विंडो कहीं पे भी ओपन करें उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट एड्स पाइथन टू द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल अलाउइंग पाइथन टू बी एक्सेस्ड ग्लोबली फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है। आप कहीं पे भी CMD ओपन करो, किसी भी ड्राइव में, किसी फोल्डर में, एंड वहाँ पे आप अगर पाइथन को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल कर लिया है एंड ये कमांड आपकी रिकॉग्नाइज हो रही हैं, पाइथन की सारी कमांड्स आपकी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रही हैं, तो वो तभी हो पाता है जब आपने पाथ सेट किया होगा। अदरवाइज़ आपने जहाँ पे आपका इंस्टॉल हुआ होगा वहाँ पे जाके आपको CMD ओपन करके वहाँ पे कमांड चलानी पड़ेंगी, तो वो क्या रहेगा, लोकली रहेगा, मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस पे हो गया वो तो, ठीक है। बट ग्लोबली मतलब कहीं पे भी हम CMD ओपन करें एंड उसको एक्सेस कर पाएँ कमांड्स को, तो हमें उसके लिए पाथ सेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप जावा में पाथ सेट करते हो, ठीक है, आई होप कि पता होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे दिस PC को ओपन कर लिया, ओके। दिस PC पे मैंने राइट क्लिक किया एंड प्रॉपर्टीज़ में गया, तो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हो अपने पाथ को। इन्वायरमेंट वेरिएबल में यहाँ पे आप सिस्टम वेरिएबल्स में, एंड यहाँ पे भी आपको सेट कर देना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हो पाइथन 3.11 यहाँ पे ऑलरेडी सेट है एंड यहाँ पे भी ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो ये हमें मैनुअली ना करना पड़े, तो हम ऑलरेडी जब इंस्टॉल करते हैं उसी समय अगर हम चेकबॉक्स पे टिक लगा दें तो हमारा ये ग्लोबली सेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कमांड कैन बी यूज टू वेरीफाई पाइथन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड? अब पाइथन अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, पाथ आपने सेट कर दिया है, तो कौन सी कमांड से आप चेक कर सकते हो? जैसे आपने लिखा सबसे बेसिक पाइथन कमांड लिखोगे तो ये आपका अगर शेल यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, ये 3 एंगुलर ब्रैकेट आ गए,
मतलब आप पाइथन का कोड अब यहाँ पे कर सकते हो, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा पाइथन। ठीक है, सबसे बेसिक कमांड पाइथन रहेगी, जिससे इसका शेल ओपन हो जाएगा, है ना। तो आंसर इस पाइथन था। विच ऑप्शन अलाउ यू टू एग्जीक्यूट पाइथन स्टेटमेंट वन बाय वन एंड चेक देयर आउटपुट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है पाइथन का जहाँ पे एक एक स्टेटमेंट हम रन करके आउटपुट देख सकते हैं, तो वो होता है पाइथन शेल। यहाँ पे एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती जाती है। ठीक है, मैंने लिखा a=5 एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट हो गई, ए लिखा एग्जीक्यूट हो गया। तो हर एक लाइन लिखने के बाद वो एग्जीक्यूशन चलता रहता है वहाँ पे, तो वो पाइथन शेल पे होता है। दूसरा एक तरीका पाइथन स्क्रिप्ट होता है, वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ती है एंड खुद से उसको रन करना पड़ता है। तो इजीली जो होता है, जब हमें छोटा कोड स्निपेट हमें लिखना है या फिर हम कुछ भी ऐसे ही छोटा मोटा चेक कर रहे हैं कुछ, तो पाइथन शेल पे हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हर एक स्टेटमेंट लिखने के बाद वो आउटपुट देता रहेगा, तो वो होता है पाइथन शेल। पाइथन की कोडिंग करने के लिए हम शेल का भी यूज़ करते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं। बट कुछ बड़ा टास्क करना है तो डेफिनेटली हमें पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहिए, मतलब एक .py फाइल बना के उसमें काम करना चाहिए। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन जो होता है पाइथन स्क्रिप्ट फाइल के लिए, वो होता है .py। जैसे सी का प्रोग्राम होता है तो उसको .c से आप सेव करते हो, C++ के फाइल को .cpp लगा के सेव करते हो, एंड पाइथन का फाइल होता है तो उसमें आप .py लगाते हो। तो इसका आंसर रहेगा .py। हाउ कैन यू रन पाइथन स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनल। ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनल मतलब CMD की बात हो रही है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब मैं किसी पाइथन प्रोग्राम को रन करता हूँ, पाइथन की जो स्क्रिप्ट फाइल होती है, तो उसके लिए कमांड होती है पाइथन आप लिखते हो, फिर फाइल का नाम .py। ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट। अब ये लिखा script.py, script.py एक नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है इसकी जगह। तो ये तरीका होता है पाइथन एंड फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, तो आंसर इज पाइथन एंड फाइल का जो भी नाम हो, उसके बाद एक्सटेंशन जो रहेगा फाइल का .py होगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हो, ये आपको मैं जो PDF नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पाइथन वेरिएबल्स। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है अबाउट पाइथन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स इन पाइथन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़। तो ऐसा नहीं होता है, पाइथन में हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है वेरिएबल्स का। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसी समय वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू डाल के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमें कोई इंट फ्लोट लगा के इस तरीके से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो ये ऑप्शन गलत है। वेरिएबल्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। हाँ, वेरिएबल्स जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, केस सेंसिटिव कैसे होते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें कुछ वैल्यू डाल दी 50। तो ये कैपिटल ए में जो 50 है वो एक अलग है, एंड ऊपर जो ए था उसमें 5 था, तो वो स्मॉल लेटर में था, वो एक अलग वेरिएबल है। अगर मैं स्मॉल ए लिखूँगा तो वैल्यू 5 आएगी, कैपिटल ए लिखूँगा तो वैल्यू 50 आएगी। तो पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब स्मॉल ए का मतलब एक अलग वेरिएबल होता है एंड कैपिटल ए का मतलब एक अलग वेरिएबल होता है। ठीक है, आपने अगर वेरिएबल के नाम को कैपिटल में लिखा है तो वो एक अलग वेरिएबल हो जाएगा, स्मॉल में लिखा है तो वो अलग हो जाएगा, उसका मतलब एक वेरिएबल नहीं है, वो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव, तो ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शंस जो दिए थे, वेरिएबल इन पाइथन कैन ओनली स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप की वैल्यू हम रख सकते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो रीअसाइंड हम कर सकते हैं, एक बार ए में हमने 50 डाल दिया, दूसरी बार हेलो डाल दिया, तो वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा रहेगा इस इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या है, पाइथन इन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं वेरिएबल की, बट यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है। पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब अपर केस लोअर केस में जो लिखा हुआ है उन दोनों का अलग अलग मतलब है, वो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल फॉर नेमिंग पाइथन वेरिएबल्स।
अब इसमें से कौन सा वैलिड रूल नहीं है। अब वेरिएबल्स के काफ़ी सारे रूल होते हैं, ठीक है, कि जो वेरिएबल का नाम होता है उसमें आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो स्मॉल में या कैपिटल में, या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बट उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर @ हैश ये सब यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला है नॉट अ वैलिड, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वैलिड नहीं है। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल के नेम में नहीं डालते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वैलिड नहीं है। और पहला देखें, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, तो ये तो सही है, वेरिएबल के नाम को डिजिट से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं अगर लिखूं, मैंने एक वेरिएबल बनाया 4a, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। वेरिएबल के नाम की शुरुआत कभी भी नंबर से नहीं होती, या तो आप अंडरस्कोर से शुरुआत करते हो, जैसे मैंने लिखा _4, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। मैंने _4 लिखा तो ये पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अंडरस्कोर से हो रहा है। उसके बाद न्यूमरिक हो सकता है एंड अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट शुरुआत हमेशा अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से होगी। अगर मैं _4 को प्रिंट करवाऊँ तो आउटपुट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर मैं __ लगाऊँ तो ये भी एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। मैंने इसमें वैल्यू डाल दी 50, तो ये चले जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखूँ तो इसका वैल्यू 50 आ गया, ओके। तो वेरिएबल के नाम में आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो एंड डिजिट यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बट कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं करोगे @ हैश वगैरह। एंड शुरुआत जो है अंडरस्कोर से हो सकती है या फिर अल्फ़ाबेट से हो सकती है। तो वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर, ये तो एक सही स्टेटमेंट है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन में। तो ये तीनों जो हैं वैलिड हैं। लास्ट वाला जो है इनवैलिड, गलत ऑप्शन है, मतलब वैलिड नहीं है, वैलिड रूल नहीं है पाइथन के लिए। तो इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नॉट अ वैलिड रूल। तो वेरिएबल नेम्स कैन इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, ये ऑप्शन वैलिड नहीं है, मतलब ये जो रूल है वो वैलिड नहीं है। तो ये हमारा आंसर रहेगा डी वाला। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इक्वल ऑपरेटर? इक्वल ऑपरेटर का क्या पर्पस होता है? हमने इतना सारा यहाँ पे देखा। ये सिंगल जो इक्वल लगाते हैं इसको एक्चुअली हम असाइनमेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। ये असाइन करता है, 50 चले जाएगा ए में, है ना, 5 चले, जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं, ये हेलो चले जाएगा बी के अंदर। तो ये वैल्यू असाइन कर रहा है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। कंपैरिजन के लिए अलग अलग ऑपरेटर होता है जिसमें हम डबल इक्वल लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ 50 क्या बराबर है 50 के। तो जब 2 बार इक्वल लगाते हैं तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, बट सिंगल इक्वल क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शंस, क्या ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए भी नहीं होता है। असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने का काम असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंगल इक्वल का होता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, भी हम इससे नहीं करते हैं, उसके लिए तो अलग ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस इस तरीके के। बट सिंगल इक्वल जो होता है वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, ओके। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करते हैं एंड धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। अभी हमने फीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ वेरिएबल से रिलेटेड देखे, एंड कुछ हमने पाइथन का जो हिस्ट्री था कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, उसका डेवलपर का नाम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चंस देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।